तो हम जो बात कर रहे थे फंक्शन फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे यूज में लेते हैं, उसे हम डिस्कस कर रहे थे। फंक्शन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, किसी भी वर्किंग के लिए जो दिया जा रहा है उसे केवल एक बार डिफाइन किया और बार बार हम उसे काम में ले सकते हैं। सी प्रोग्रामिंग के अंदर किसी भी नेम के फंक्शन की एक ही डेफिनेशन दे सकते हैं, एक से ज्यादा डेफिनेशन नहीं दे सकते विद इन सेम प्रोग्राम। जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल के लिए जो बात की थी क्या, कि जो प्लस से हम काम करवा सकते थे वो अगर हमें सम नाम का फंक्शन डिफाइन करते हुए करवाना है तो कैसे, कि सम के पास ए और बी भेजे, ए को रिसीव कर लिया एक्स नाम के वेरिएबल में, बी को रिसीव कर लिया वाई नाम के इंटीजर वेरिएबल में, जो यहाँ इस डेफिनेशन पे आते हैं उस वक्त क्रिएट हुए। डेटा उसमें कॉपी हो गया, एक्स के अंदर ए का डेटा, वाई के अंदर बी का डेटा कॉपी हो गया। फिर इसके लोकल स्कोप में z नेम का जो वेरिएबल क्रिएट हुआ है अलग से, उसमें इनिशियल वैल्यू रही होगी गार्बेज। x और y में इनिशियल वैल्यू गार्बेज नहीं है। x के अंदर इनिशियल वैल्यू क्या होगी, जो पहले पैरामीटर से मिलेगी वो वैल्यू। y के अंदर इनिशियल वैल्यू क्या होगी, जो दूसरे पैरामीटर से मिलेगी वही वैल्यू। और ये जो एडिशन हम करवाते हैं, z इनिशियली गार्बेज है इस केस में, जैसे z में असाइन किया तो z में वैल्यू पहुंच गई x प्लस वाई का रिजल्ट। ए और बी की कॉपी पहुंची थी x और y में, तो x और y का एडिशन z में प्रोवाइड कर दिया, जिसे हम कर रहे हैं रिटर्न। और रिटर्न कर रहे हैं z की वैल्यू एक इंटीजर वैल्यू। लौट के जाते टाइम यहाँ पे क्रिएटेड सारे कंटेनर्स की मेमोरी फ्री हो जाएगी, जितने भी ये ऑटोमेटिक स्टोरेज अवेलेबल हुआ है एक्स वाई जेड का, वो यहाँ पे फ्री हो जाएगी मेमोरी लौट के जाते टाइम, रिटर्न होते टाइम। ये जो बताया गया है इस फंक्शन सिग्नेचर में, फंक्शन के ये जो टॉप पोर्शन पे लेफ्ट साइड में फंक्शन नेम से भी पहले, ये है फंक्शन का रिटर्न टाइप। फंक्शन रिटर्न टाइप का मतलब है फंक्शन से जो वैल्यू आप रिटर्न करवा रहे हो अगर, तो उसे किस टाइप में स्टोर किया जा सकता है। फंक्शन से रिटर्न की गई वैल्यू को किस टाइप में स्टोर कर सकते हैं, वो टाइप होता है फंक्शन का रिटर्न टाइप। जबकि यहाँ आर्गुमेंट लिस्ट अवेलेबल है, पैरामीटर लिस्ट भी कहा जा सकता है, एक्स और वाई अवेलेबल है। और इसी फंक्शन का जो डिक्लेरेशन हमने प्रोवाइड किया उसके लिए ये हेडर पार्ट फंक्शन का जो था, जिसे हम फंक्शन का डिक्लेरेशन यहाँ पे प्रोवाइड करने में काम में ले रहे हैं। सेम कॉपी पेस्ट, एक्स और वाई अलग से बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज वो है जो केवल तसल्ली दे रही है। ये स्टेटमेंट है फंक्शन डिक्लेरेशन। ये पोर्शन जो है, ये सेगमेंट जो है इस स्टेटमेंट का, ये है फंक्शन कॉल। और ये कंप्लीट वर्किंग जो डिफाइन की गई है, यह है फंक्शन डेफिनेशन। डिक्लेरेशन केवल इंफॉर्मेशन देता है कंपाइलर को कि इस नेम का फंक्शन है, उसके पैरामीटर और रिटर्न टाइप को बता देता है। ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता है, ये केवल कंपाइलेशन टाइम के लिए यूजफुल है। जबकि फंक्शन कॉल ये बताता है कि फंक्शन यहाँ पे काम में लेना है, जहां जहां भी फंक्शन को काम में लेना है वहां वहां पे आप फंक्शन कॉल स्पेसिफाई कर सकते हैं। और यहाँ हम जो ये देख रहे हैं इस केस में जो वर्किंग डिफाइंड है लाइन नंबर 13 से और 18 तक, ये है फंक्शन डेफिनेशन। अब एग्जांपल के लिए हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एवरेज ऑफ टू नंबर्स, क्योंकि आप सभी अगर सम ऑफ टू नंबर्स यूजिंग फंक्शन समझ चुके हैं, तो एवरेज ऑफ टू नंबर्स भी सिमिलर सी बात है कि ए और बी रीड किए, रीड करने के बाद एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एक फंक्शन सोचा एबीजी, नाम कुछ भी दे सकते हैं, आप जानते हैं आइडेंटिफाई नेमिंग रूल्स। इस फंक्शन के पास दो वैल्यू भेज दी, कौन कौन सी, जिनका एवरेज फाइंड आउट करना है, ए और बी भेजा। ए और बी जाएगा यहाँ एवरेज नाम का फंक्शन जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके पास। उसके पास क्या काम करते हैं, एक्स और वाई में अगर ये डेटा कॉपी करवा लिया तो हमें यहाँ एक्स और वाई का एवरेज फाइंड आउट करना है। और आप सभी जानते हैं एवरेज फाइंड आउट करना, दोनों का एडिशन करके डिवाइड टू करते हैं। बस लॉजिकल मैनर में और सिंटैक्टिकल मैनर में, दोनों तरीके से, मतलब सिंटैक्स वाइज भी और लॉजिक जो आप सिमेंटिक उसका सोच रहे हो उस पॉइंट से भी, दोनों चीज अगर सही होगी तो ये वर्क कर जाएगा। बट यहाँ पे ये कैसा है, तो पहली चीज फंक्शन का डिक्लेरेशन दे रहे हैं तो फंक्शन का नाम यही देना चाहिए ना। लेकिन साथ ही साथ एवरेज फंक्शन के पास अगर 5 और 6 पहुंचा तो हमें यहाँ 5 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 ये परफॉर्म नहीं करना है। हमें परफॉर्म करना है 5 प्लस 6 हो पहले, फिर डिवाइड हो।
और यहाँ पे जो हम काम में ले रहे हैं इस जगह पे ये ब्रैकेट, ये कोई ऑपरेटर नहीं है। अभी भी पहले सॉल्व कौन सा होना चाहता है, डिवीजन। ऑपरेटर प्रेसिडेंस के करस्पॉन्डिंग सबसे हायर पे कौन सा है, अभी डिवीजन ऑपरेटर है सबसे हायर पे। लेकिन उसकी मजबूरी है, उसके लेफ्ट साइड वाला ऑपरेट ये पूरी एक्सप्रेशन है, और ये एक्सप्रेशन पूरी है, तो ये मजबूरी में इस एक्स प्लस वाई को पहले सॉल्व करवा देगा। और इसकी जो वैल्यू आएगी, जैसे 5 और 6 था, इसकी वैल्यू आई 11। 11 डिवाइड बाई 2 की वैल्यू आएगी केवल 5, 5.5 नहीं आएगा। हम अगर चाहते नहीं फ्रैक्शन पार्ट आ सके, तो हमने प्रोवाइड कर दी टाइप कास्टिंग, जिस भी तरीके से हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल वैसा ही, जैसे ये फ्लोट में टाइप कास्ट कर दिया एक्स प्लस वाई की वैल्यू को, वैल्यू आई थी जैसे 5 और 6 का एडिशन 11, 11 को पहले फ्लोट में कन्वर्ट किया, फिर उसे डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो रिजल्ट में फ्रैक्शन पार्ट वाली वैल्यू आ जाएगी, फ्लोट वैल्यू आ जाएगी। लेकिन उसे स्टोर कर रहे हैं जेड इंटीजर में, अगर तो 5.5 यहां तक अगर सॉल्व होके आया भी, तो z में स्टोर होगा केवल 5, क्योंकि z इंटीजर है। अब हमें क्या करना है वो आप सभी जान चुके होंगे, समझ चुके होंगे कि हमें z फ्लोट टाइप का चाहिए। और z अगर फ्लोट टाइप का चाहिए, रिटर्न वैल्यू किस टाइप की है, फ्लोट टाइप की, तो रिटर्न वैल्यू के करस्पॉन्डिंग रहेगा इसका रिटर्न टाइप। तो यहाँ पे क्या स्पेसिफाई कर दिया, फ्लोट, कि रिटर्न की गई वैल्यू को किस टाइप में स्टोर करके ले जा सकते हैं वो बता दिया, कि फ्लोट टाइप में स्टोर करके ले जा सकते हैं। क्योंकि अगर ये हमने इंट दिया होता, तो भले ही यहाँ z तक 5.5 फ्लोट वैल्यू आ गई, लेकिन लौट के जाते टाइम ये कर देता उसे इंटीजर में कन्वर्ट, वैल्यू जाती 5। भले ही ये सी नेम का वेरिएबल आपने फ्लोट टाइप का लिया होता, रिजल्ट क्या प्रिंट हो रहा होता, परसेंट एफ से हम प्रिंट कर रहे हैं सी की वैल्यू। एक बार देख ही लेते हैं, जैसे अगर किसी को भी ये रिटर्न टाइप को लेके कुछ भी कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाएगा, है ना। तो एक बार हम देख लेते हैं ये रिटर्न टाइप की जो हम बात कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को किया कंपाइल, एंड एग्जीक्यूट करते हैं इसे। वैल्यू दी हमने जैसे यहाँ पे 4 एंड 6, तो रिजल्ट आ रहा है सही 5.000, 4 और 6 का एवरेज। बट इसी केस में जब हमने वैल्यू प्रोवाइड कर दी सपोज 7 एंड 8, तो आना चाहिए 7.5, 7 और 8 का एवरेज। बट यहाँ पे रिजल्ट क्या आ रहा है, 7.000। रीजन इसका, कैलकुलेट हुई थी जो वैल्यू, उसे इंटीजर टाइप के कंटेनर में ले जाके दिया, तो इंटीजर कंटेनर संभाल के लेके ही नहीं गया वो डेटा पूरा, उसने फ्रैक्शन पार्ट हटा दिया, और यहाँ जाके जो पहुंचा वो केवल पहुंचा उसका इंटीजर पार्ट, फ्रैक्शन पार्ट पहुंचा ही नहीं। हम चाहते हैं ये फ्रैक्शन पार्ट पहुंच सके, तो उसके करेस्पॉन्डिंग रिटर्न टाइप दे रहे हैं फ्लोट। इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड कर दिया। कंपाइल कर रहे हैं हम इस चीज को, इस प्रोग्राम को, एंड एग्जीक्यूट करते हैं, वैल्यू देते हैं 7 8, तो उनका भी एवरेज हमारे पास सही तरीके से आ जाए। कुछ इस तरीके से एवरेज ऑफ टू नंबर्स परफॉर्म कर सकते हैं, जिस भी वैल्यू का हम एवरेज फाइंड आउट करना चाहते हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। होपफुली अब सभी को यहाँ तक की बात का आइडिया लगा होगा। फिर भी किसी को भी डाउट हो तो अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस कर लेते हैं। पहले एक बार इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम एक अलग तरीके से और डिस्कस कर रहे हैं। वो क्या, हमें एवरेज फाइंड आउट करना है, तो एवरेज वाले फंक्शन पे गए, और अगर इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में हमने सम नेम का भी फंक्शन प्रोवाइड कर रखा होता, सम नेम का फंक्शन कैसा, जैसे हमने लास्ट क्लास में बात की थी बिल्कुल वैसा ही कुछ ऐसा, अगर हमने ये प्रोवाइड कर रखा होता, तो हम यहाँ पे x प्लस वाई वाला काम, सम वाला ही काम है, ये काम हम उस फंक्शन की हेल्प से भी करवा सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा होता सम x कॉमा वाई, क्या करेगा, पहले फंक्शन कॉल सॉल्व होगा, जो वैल्यू आएगी वो पहले फ्लोट में कन्वर्ट होगा, फिर डिवीजन परफॉर्म होगा। ऑपरेटर प्रेसिडेंस हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये वर्क कर जाएगा। और यहाँ पे समझा इस चीज को, एवरेज फंक्शन के एक्स वाई और सम फंक्शन के एक्स वाई अलग अलग वेरिएबल है, अलग अलग मेमोरी है, बस डेटा जो कॉपी करवाया, एवरेज फंक्शन के एक्स का डेटा सम फंक्शन के एक्स में, एवरेज फंक्शन के वाई का डेटा सम फंक्शन के वाई में, और यहाँ जो भी हमने z कैलकुलेट किया उसे रिटर्न करता है, जो लौट के जाएगा कहाँ, इस जगह पे लौट के चला जाएगा। और उस वैल्यू को हमने फ्लोट में कन्वर्ट करवाते हैं, फिर डिवाइड करता है 2 से, और जो रिजल्टेंट वैल्यू आती है उसे हम यहाँ पे भेज देते हैं।
एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल वाली जो अप्रोच हम बात कर रहे थे, तो जैसे यहाँ मेन फंक्शन के अंदर प्रिंटफ को यहाँ पे कॉल किया, फिर स्कैनफ को कॉल किया, फिर एवरेज को कॉल किया, फिर प्रिंटफ को, फिर गेट सेल्स को, ये सब फंक्शन के कॉलिंग स्टेटमेंट है। सिमिलरली एवरेज फंक्शन के अंदर सम को कॉल किया और सम के अंदर वो वर्किंग सम वाली परफॉर्म कर रहा है। ऐसा प्रोवाइड किया जा सकता है। बस यहाँ पे डिक्लेरेशन हमें दोनों फंक्शंस हम प्रोवाइड जो कर रहे हैं उनका दे सकते हैं। और ये डिक्लेरेशन कैसे दे दिया, तो आप किसी भी ऑर्डर में डिक्लेरेशन दें, पहले चाहे सम का चाहे पहले एवरेज का, फंक्शन आप किसी भी ऑर्डर में डिफाइन कर रहे हैं चाहे किसी भी ऑर्डर में डिक्लेयर कर रहे हैं, उनका डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं पड़ता। बस डिक्लेरेशन के लिए ध्यान रखना, तसल्ली हम देना चाहते हैं फंक्शन की, कहीं ऐसा ना हो कि आप ये डिक्लेरेशन जो यहां देना था उसकी जगह आप मेन फंक्शन के बाद दो, क्योंकि इस केस में तसल्ली मिलेगी तो सही, लेकिन जब कंपाइल टाइम पे ये कंपाइल करते हुए आएगा, पहले इसे लिखा हुआ दिख जाएगा एवीजी, तब तक तो पता नहीं है कि क्या चीज है, और तसल्ली दे रहे हो बाद में। अगर किसी फंक्शन का डिक्लेरेशन प्रोवाइड करना है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, तो पहले प्रोवाइड करने का फायदा है। जब वो कॉल आ गया, उसका यूज आ गया या उसकी वर्किंग आ गई, उसके बाद प्रोवाइड करने का कोई फायदा नहीं। तो हम इसे जहां यूज में ले रहे हैं उससे पहले हमने इसे प्रोवाइड कर रखा है। जैसे मेन फंक्शन से पहले ही जो भी अलग से फंक्शन हम प्रोवाइड कर रहे हैं उनका डिक्लेरेशन दे दिया, और इन सभी फंक्शन को हम यहाँ पे डिफाइन करते जा रहे हैं। इस तरीके से हमने ये प्रोवाइड कर रखा है। इस प्रोग्राम को करते हैं कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। वैल्यू देते हैं हम जैसे यहाँ पे 5 और 6, तो एवरेज कैलकुलेट होके आ गया। नो डाउट पहले सम वाला फंक्शन वर्क किया होगा, उससे वैल्यू आई और फिर एवरेज कैलकुलेट हुआ। इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। और यहीं पे सम ऑफ टू नंबर्स वाला जो एग्जांपल जो हमने सबसे पहला एग्जांपल फंक्शन का देखा प्रीवियस क्लास में, उसी एग्जांपल में एक छोटा सा चेंज और दिखा देते हैं। वो क्या, कि अगर हमें सम ऑफ टू नंबर्स परफॉर्म करना है, ए की वैल्यू एक्स में बी की वैल्यू वाई में अगर कॉपी कर ली है, तो रिटर्न किसे करना है, हमें एक्स प्लस वाई की वैल्यू को अलग से जेड में स्टोर किए बिना इस तरीके से भी प्रोवाइड कर सकते हैं। कंपाइल किया इसे हमने, एग्जीक्यूट करते हैं। सम ऑफ टू नंबर्स के लिए ये वैल्यू दे दी जैसे, तो ये एडिशन होके आ गया। सम ऑफ टू नंबर्स में इस अलग से जो फंक्शनैलिटी दे रहे हैं, वहां जितने वेरिएबल रिक्वायर्ड है वो सब डिक्लेयर होने चाहिए। अगर जेड की जरूरत ही नहीं लगी तो अलग से डिक्लेयर नहीं कर रखा। बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पे सी नेम के वेरिएबल की भी जरूरत थी तो हम डिक्लेयर कर रहे थे, और ये सी नेम के वेरिएबल की हमें जरूरत नहीं लगे अगर, तो हम डायरेक्ट इस तरीके से भी, जैसे यहाँ पे आप होपफुली आपको ध्यान होगा, हमने पहले भी बात की एक बार, ए प्लस बी इस तरीके से लिख सकते हो, कोई ऑपरेटर भी दे सकते हो, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दे सकते हो। यहाँ पे सम नेम के फंक्शन को कॉल भी किया जा सकता है। क्या होगा इस केस में, वैल्यू रीड होती है, रीड होने के बाद प्रिंटर वाला मैसेज जो आता है, ये मैसेज प्रिंट करना तो चाहता है, लेकिन इस मैसेज को प्रिंट करने के लिए पहले %d की वैल्यू देने के लिए इस फंक्शन को सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट है। और फंक्शन सॉल्व करना, फंक्शन कॉल ऑपरेटर सॉल्व कैसे होता है, ये जाता है अपनी वर्किंग पे, वर्क परफॉर्म करके जो रिजल्टेंट वैल्यू रिटर्न की है वो यहाँ पे लेके आ जाता है। और यहाँ पे वैल्यू अगर आई है 11, तो ये स्टेटमेंट क्या करेगा, 11 जो इंटीजर वैल्यू उसे %d की जगह प्रोवाइड कर देगा और प्रिंट हो जाएगा हमारे सामने। तो इस तरीके से भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। होपफुली आप सभी को यहाँ तक की बात का आइडिया लगा होगा। कंपाइल किया हमने इसे एक बार वापस एंड एक्सिक्यूट किया। वैल्यू दे रहा है अगर हम 20 और 50, एडिशन। और ये जो हम अभी फंक्शन के एग्जाम्पल की जो बात कर रहे हैं, बाय चांस कभी आपको एग्जाम्पल कुछ ऐसा देना है, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने बहुत पहले बहुत इनिशियल क्लास में हमने बात की थी, प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड ऐसा कुछ, या जो भी मैसेज दिया, प्रिंटफ का एग्जाम्पल था एक्चुअली जो सबसे पहला हमारा। उस एग्जाम्पल में पॉसिबली हमने ऐसा कुछ किया था कि मेन फंक्शन के अंदर क्या किया, केवल प्रिंटफ दिया। सिमिलरली अगर हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं कभी कि एक फंक्शन देना चाहते हैं इस मैसेज को प्रिंट करने के लिए, क्या करना है, एक मैसेज प्रिंट करना, उसके लिए फंक्शन देना चाहते हैं। सपोज उस फंक्शन का नाम हमने दिया मैसेज, और मैसेज फंक्शन में हम क्या करना चाहते हैं वो एक बार समझें। तो इसके पास कुछ भी चीज आई नहीं है, डायरेक्ट इसे ये मैसेज प्रिंट कर देना,
तो कोई फंक्शन है उसमें अगर कोई वैल्यू आई नहीं तो ये ब्रैकेट कैसे ब्लैंक प्रोवाइड कर दी है। साथ के साथ यहाँ अगर कोई वेरिएबल अलग से रिक्वायर्ड नहीं है तो कोई भी वेरिएबल अलग से यहाँ डिक्लेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है तो नहीं करेंगे। और ये फंक्शन जो हम अभी प्रोवाइड कर रहे हैं इससे अगर हमें कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करनी तो उसके लिए रिटर्न टाइप प्रोवाइड किया जाएगा, वो है वॉइड। वैल्यू रिटर्न नहीं करनी, फंक्शन तो लौट के जाएगा, मैसेज पे गया जैसे ये एक बार समझे यहाँ पे थोड़ा और आराम से। हम यहाँ पे देते हैं जैसे एक मैसेज line1/n और सिमिलर मैनर में हम ये प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे line2। तो समझना इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आता है। पहले line1 वाला मैसेज और लाइन चेंज हो जाएगी, फिर मैसेज फंक्शन जाएगा अपनी वर्किंग पे, जो वर्किंग है यहाँ लाइन नंबर 10 से 13 तक। ये वर्किंग परफॉर्म करेगा, हेलो वर्ल्ड वाला मैसेज प्रिंट होगा, इसमें भी लाइन चेंज दे देते हैं जैसे। ये मैसेज प्रिंट होगा, प्रिंट होने के बाद वापस जाएगा, भले ही वॉइड है लौट के तो जाएगा। बात केवल इतनी सी है, कहानी की तरह अगर समझें तो किसी पर्सन के पास बुलावा आता है कि फंक्शन में आ जाओ, फंक्शन का कॉल आया है तो जाएगा फंक्शन अटेंड करने। नॉर्मल अप्रोच नहीं, हम प्रोग्रामिंग अप्रोच से रिलेट कर रहे हैं ना, कि बुलावा आया तो जाएगा फंक्शन अटेंड करने जाएगा, बुलावा आएगा तो ही, कॉल आएगा तो जाएगा, कॉल नहीं आएगा तो नहीं जाएगा। तो कॉल आया उस फंक्शन का तो जाएगा उसकी वर्किंग पे, और जब वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी तो फाइनली एक तरीका तो ये हो सकता है कि जो होस्ट था वो फाइनली आके कहते कि बहुत अच्छा लगा आप आए, ये लो अपना रिटर्न गिफ्ट, ये लेके जाओ, एक रिटर्न वैल्यू प्रोवाइड कर देता। और एक तरीका ऐसा हो सकता है जहां पे वो कहता तो है बहुत अच्छा लगा आप आए, लेकिन कोई रिटर्न गिफ्ट नहीं देता, तो कुछ इस तरीके से भी हो सकता है। और एक तरीका ऐसा भी हो सकता है जहां पे वो फंक्शन के पास जाता है, फंक्शन अटेंड करता है, फंक्शन वाली वर्किंग परफॉर्म हो रही है, लेकिन बाद में रिटर्न स्टेटमेंट नहीं मिला तो भी लौट के तो आए गई। रिटर्न सेमीकोलन दे सकते हो आप वॉइड फंक्शन के, जो आप रिटर्न को स्पेसिफाई करने के लिए अलग से बताने के लिए रिटर्न सेमीकोलन दे सकते हो, या फिर ये नहीं भी दिया तो भी फंक्शन की वर्किंग कंप्लीट तो लौट के आएगा। और लौट के आगे क्या कर रहा है इस जगह पे रिप्लेस, कुछ भी नहीं, मतलब इस चीज को आप किसी वेरिएबल में असाइन नहीं कर सकते वॉइड फंक्शन को, क्योंकि यहाँ लौट के क्या आएगा, कुछ भी नहीं, और कुछ भी अगर आया ही नहीं है तो उसे असाइन नहीं कर सकते। होपफुली आपको ये बात जो अभी कही है उसका आइडिया लगा होगा कि वॉइड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जिससे कोई वैल्यू हम रिटर्न नहीं करवाना चाहते, उसे किसी वेरिएबल में असाइन नहीं कर सकते। वॉइड फंक्शन की डेफिनेशन में रिटर्न कीवर्ड यूज में तो ले सकते हो, लेकिन रिटर्न कीवर्ड के साथ वैल्यू स्पेसिफाई नहीं कर सकते। और ये जो अभी हमने प्रोवाइड रखा है इस केस में आउटपुट क्या आता है वो देखेंगे, लेकिन उससे पहले फंक्शन का डिक्लेरेशन कैसे रहेगा। तो जैसा फंक्शन डेफिनेशन का हेडर पार्ट दिख रहा है, चीज को कॉपी पेस्ट और ये सेमीकोलन के साथ प्रोवाइड, यह है फंक्शन डिक्लेरेशन। इस प्रोग्राम को हम कर रहे हैं कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, देखते हैं। कंपाइल किया, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो आउटपुट हमारे पास आता है line1, फिर लाइन चेंज होगी वो स्लैश n तो दे रखा है, फिर हेलो वर्ल्ड और फिर line2। ये ऑर्डर अगर आप सभी को आइडिया लग रहा है, मतलब आपको फंक्शन एग्जीक्यूशन ऑर्डर का बेसिक आइडिया तो लग चुका है। एक बार इसी चीज को हम थोड़ा और बेटर मैनर में समझने के लिए हम कुछ ऐसा ये प्रोवाइड कर रहे हैं। हमने मैसेज1 वाला फंक्शन कॉल किया जो कुछ इस तरीके का अवेलेबल है। हम यहीं पे कुछ और भी प्रोवाइड कर रहे हैं मैसेजेस, जैसे मैसेज2 दिया हमने, और यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दिया मैसेज3। मैसेज3 में हमने लिख रखा है सपोज हाउ आर यू वाला मैसेज, यहाँ मैसेज2 में दे रखा है वेलकम वाला मैसेज। इस तरीके का हमने प्रोवाइड रखा, और यहाँ पे हमने इस तरीके का जब प्रोग्राम दिया, इस प्रोग्राम में हम डिक्लेरेशन दे रहे हैं तीनों फंक्शंस के, मैसेज1 वाला फंक्शन भी, मैसेज2 वाला और मैसेज3 वाला, तीनों फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, तीनों का सिग्नेचर मिलता जुलता है। फंक्शन डिक्लेरेशन को फंक्शन सिग्नेचर या फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहा जा सकता है। और इस केस में हमारे पास फंक्शन जो है, कौन कौन से फंक्शन डिफाइन किए इस प्रोग्राम में, मेन फंक्शन, मैसेज1 वाला फंक्शन,
मैसेज 2 वाला, मैसेज 3 वाला, 4 फंक्शन डिफाइंड है, किसी भी ऑर्डर में डिफाइन कर सकते हैं, ऑर्डर इंपॉर्टेंस नहीं रखता। आप चाहो तो इस तरीके से डिफाइन करो या आप चाहो तो इस तरीके से डिफाइन करो, और मेन से पहले भी कर सकते हैं, मेन के बाद में करना जरूरी नहीं है, मेन फंक्शन से पहले भी डिफाइन कर सकते हैं। काम की शुरुआत कहाँ से होगी वो पहले से स्पेसिफाइड है, क्योंकि नाम भले ही आप कितने भी दे सकते हैं अलग अलग फंक्शन के, अलग अलग नाम, लेकिन किसी एक फंक्शन का नाम मेन देना कंपलसरी रहेगा, इसलिए कि काम की शुरुआत कर रहे हैं कहाँ से, क्योंकि ऑर्डर आप इनका चेंज कर सकते हो सकता है ये मैसेज 3 वाला फंक्शन यहाँ भी ना दे करके आपने मेन से भी पहले प्रोवाइड कर यहाँ दे रखा है, हो सकता है, लेकिन काम की शुरुआत कहाँ से करेगा, मेन फंक्शन से करेगा काम की शुरुआत। सबसे पहले मेन फंक्शन पे जाएगा, यहाँ पे ये मैसेज प्रिंट करेगा, फिर फंक्शन कॉल हो रहा है मैसेज 1 वाला, इसकी वर्किंग पे जाएगा, इसकी वर्किंग में केवल इतना ही है, ये प्रिंट करेगा, लौट के आएगा, लौट के आके ये मैसेज प्रिंट करेगा, और उसके बाद गेट ch कैरेक्टर की रीड करने के लिए लिखता है। क्या आउटपुट होगा इस प्रोग्राम का आप सभी होपफुली समझ चुके हैं, एक बार देख भी लेते हैं। तो यहाँ पे ये वो पर्टिकुलर एग्जांपल है जहां पे हम बात कर रहे हैं फंक्शन चाहे किसी भी ऑर्डर में कितने भी डिफाइंड हैं, बट अगर वो फंक्शन कॉल नहीं किया गया तो अपने आप वर्क नहीं करेगा, केवल मेन फंक्शन का कॉल पहले से मिल जाता है, प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन कॉल कर दिया जाता है, मेन फंक्शन, तो उससे काम की शुरुआत हो जाएगी। बट आगे अगर कोई और कॉल नहीं किया गया तो कोई और अपने आप काम नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे भी आउटपुट में मैसेज 1 वाला फंक्शन तो वर्क कर रहा है, मैसेज 2 और 3 वाला वर्क कर ही नहीं रहा। कंपाइल हम कर चुके हैं, एग्जीक्यूट करते हैं तो आउटपुट सेम वही आ रहा है। और यही इसी पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर हमने प्रोवाइड कर दिया होता सपोज कभी ऐसा मैसेज 3, केवल ये एग्जीक्यूशन ऑर्डर समझने के लिए, तो आराम से सभी सोच समझ के फाइंड आउट करें कि क्या आउटपुट आएगा इस प्रोग्राम का। डिक्लेयर तो हमने सबको कर ही रखा है, इससे पहले क्या है डिक्लेयर कर रखा है सबको, मैसेज 3 वाला, मेन वाला, मैसेज 1, मैसेज 2 आप सभी को विजिबल है, आराम से सोच समझ के आउटपुट फाइंड आउट करें कि क्या आउटपुट आएगा इस प्रोग्राम में। एक बार कंपाइल करके दिखा देते हैं कि कोई एरर तो नहीं है, राइट, आउटपुट आराम से सोच समझ के फाइंड आउट। चलिए तो एक बार सभी यहाँ ध्यान से देखें जैसे हम डिस्कस करते हैं, मेन फंक्शन के अंदर क्या प्रोवाइडेड है, विजिबल आप सभी, राइट, एग्जीक्यूशन क्योंकि स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से, सबसे पहले ये प्रिंट करेगा लाइन 1 और लाइन चेंज कर देगा, फिर मैसेज 1 वाला फंक्शन कॉल हुआ, ये जाएगा इसकी वर्किंग पे, मैसेज 1 वाले फंक्शन पे आता है, यहाँ बीच में किस पे भेज देता है, ये मैसेज 3 वाले फंक्शन पे, मैसेज 3 वाले फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ चला गया, यहाँ जाके ये मैसेज प्रिंट करता है हाउ आर यू, और जैसे ही मैसेज प्रिंट हो गया कौन सा फंक्शन कंप्लीट हुआ, मैसेज 3 वाला फंक्शन कंप्लीट हुआ, जहां से इसे कॉल किया गया वहीं लौट के जाता है और उसके आगे बढ़ता है, उसके आगे क्या प्रिंट कर देगा, ये हेलो वर्ल्ड वाला मैसेज, जैसे ये भी प्रिंट कर देगा उसके बाद मैसेज 1 वाली वर्किंग कंप्लीट हो जाएगी, तो लौट के वहीं जाएगा जहां से इसे कॉल किया गया, और आगे बढ़ते हुए ये मैसेज प्रिंट कर देगा लाइन 2, फाइनल आउटपुट जो आपके पास आ रहा है आगे क्योंकि गेट सी से कैरेक्टर रीड करने के लिए होता है, फाइनल आउटपुट जो आ रहा है वो आ रहा है लाइन 1 हाउ आर यू हेलो वर्ल्ड, लाइन 2। हम इस प्रोग्राम को कंपाइल तो कर चुके हैं, एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं, तो कुछ इस तरीके से ये एग्जीक्यूशन ऑर्डर कुछ वैसा ही है जैसे हम कहानी की तरह अगर कंसिडर करें कि कोई पर्सन है सपोज जयपुर में कहीं रहता है, अगर उसके पास बुलावा आता है दिल्ली के फंक्शन का तो दिल्ली जाता है, दिल्ली के फंक्शन से बुलावा आ जाता है चंडीगढ़ के फंक्शन का तो चंडीगढ़ चला जाता है, चंडीगढ़ का फंक्शन कंप्लीट तो लौट के आ जाता है दिल्ली, और दिल्ली का फंक्शन आगे वो अटेंड करने लग जाता है प्रोग्रामिंग वाली अप्रोच में ना, और जब वो दिल्ली का फंक्शन आगे अटेंड कर रहा था बुलावा आ गया सपोज नोएडा के फंक्शन का तो नोएडा चला गया, नोएडा के फंक्शन में बुलावा आ गया गुड़गांव के फंक्शन का तो गुड़गांव चला गया, गुड़गांव का फंक्शन कंप्लीट तो नोएडा, नोएडा का कंप्लीट तो दिल्ली, दिल्ली का कंप्लीट तो जयपुर, और जयपुर का कंप्लीट तो दुनिया से बाहर, जयपुर क्योंकि सबसे पहला फंक्शन था, यहाँ पे सबसे पहला फंक्शन कौन सा है, मेन, फिर उसके बाद जहां का बुलावा आएगा वहां जाएगा, वो अगर कंप्लीट हो जाएगा तो लौट के आएगा, ये अप्रोच रहेगी, ये एग्जीक्यूशन ऑर्डर रहेगा। होपफुली आप सभी को यहाँ तक की बात का कुछ आइडिया लगा होगा, फंक्शन एग्जीक्यूशन ऑर्डर।
बस जाते जाते हम एक छोटी सी चीज की और बात कर रहे हैं, वो क्या, फंक्शन जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं किसी भी फंक्शन के लिए, फंक्शन डिक्लेरेशन में या फंक्शन डेफिनेशन में जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे फंक्शन डिक्लेरेशन में हम प्रोवाइड कर रहे हैं रिटर्न टाइप, जो भी रिटर्न टाइप देना है, फिर दे रहे हैं फंक्शन का नेम, फिर दे रहे हैं उसके आर्ग्यूमेंट लिस्ट, आर्ग्यूमेंट टाइप्स, ऐसे कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर फंक्शन डिक्लेरेशन है तो सेमी कॉलन, अगर फंक्शन डिक्लेरेशन है तो सेमी कॉलन के साथ, फंक्शन डेफिनेशन है तो इसी के साथ आगे वर्किंग प्रोवाइड कर देता है। फंक्शन डिक्लेरेशन है तो केवल टाइप बता रहे हैं, फंक्शन डेफिनेशन है तो टाइप के साथ वो आइडेंटिफायर नेम भी बताएंगे जिसमें वो वैल्यू रिसीव करेंगे जो कॉल से मिलेगी। और यहाँ पे जो हम बात बता रहे हैं वो क्या, कि फंक्शन का हम ये जो डिक्लेरेशन देते आ रहे हैं, इस डिक्लेरेशन में कभी अगर हम यहाँ पे रिटर्न टाइप प्रोवाइड नहीं करते, कभी अगर हम रिटर्न टाइप प्रोवाइड नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट रिटर्न टाइप जो कंसीडर होता है वो होता है इंट। फंक्शन के रिटर्न टाइप को कभी अगर हम देना भूल जाएं तो अपने आप जो रिटर्न टाइप कंसीडर करता है वो करता है इंट। आर्ग्यूमेंट लिस्ट अगर हम कभी प्रोवाइड नहीं करते तो आर्ग्यूमेंट लिस्ट जो बाय डिफॉल्ट कंसीडर करता है वो है वॉइड। और फंक्शन कैसे हो सकते हैं, तो किसी भी फंक्शन से मैक्सिमम एक वैल्यू रिटर्न की जा सकती है। अगर आप कभी किसी भी फंक्शन में रिटर्न इस तरीके से प्रोवाइड भी कर देते हैं ना, रिटर्न एक्स और रिटर्न वाई, तो पहला रिटर्न वाला जंप स्टेटमेंट मिलते ही जंप कर जाएगा ये वहां जहां फंक्शन को कॉल किया गया था, तो इस स्टेटमेंट पे जाएगा ही नहीं। तो कभी भी किसी भी फंक्शन से एट ए टाइम दो वैल्यू रिटर्न नहीं कर सकते, मैक्सिमम एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, और वो जो वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं उससे किस टाइप में रख सकते हैं वो होगा उसका रिटर्न टाइप। और कभी अगर रिटर्न करना ही नहीं है तो उसके लिए हम रिटर्न टाइप जो अलग से स्पेसिफाई करेंगे वो रिटर्न टाइप होगा वॉइड। वॉइड एक ऐसा टाइप जो कहता है टाइप ही नहीं है, वो है वॉइड। टाइपलेस टाइप इज वॉइड। एक ऐसा डेटा टाइप जो कहता है टाइप स्पेसिफाई नहीं करना है, वो है वॉइड। तो अगर फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा तो उसे कहते हैं वॉइड फंक्शन, उसका रिटर्न टाइप देते हैं वॉइड। और किसी भी फंक्शन से मैक्सिमम एक वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, या तो एक या एक भी नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।